जनाब अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे। शुरू करते हैं हमारा एरिया आज का, दैट इज़ कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, सेविंग, इनकम। आज हम लोगों ने चैप्टर 7 को डिस्कस करना। अच्छा, एक रूल ये है कि चैप्टर नंबर 6 बात करता है एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के ऊपर, जो कि हमें इफेक्टिवली बाद में पढ़ना चाहिए। एंड चैप्टर नंबर 7 शुड बी डिस्कस्ड अर्लियर, ताकि हमारे पास 6 की एक बेस बन जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इनकम, कंजम्पशन, सेविंग, इन्वेस्टमेंट, ये सारे एरियाज हम लोगों ने आज अनफोल्ड करने हैं। सबसे पहली चीज़ जो हम लोगों ने स्टडी करनी है आज, दैट इज़ कंजम्पशन। यानी कि ये लेक्चर में हम लोग कंजम्पशन की बातें करेंगे। और अगर आपको कंजम्पशन समझ आ गया तो उसके साथ सेविंग ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगी। जब कंजम्पशन भी समझ आ जाएगी, सेविंग भी समझ आ जाएगी, तो इनकम की बात भी समझ आ जाएगी। एंड इन्वेस्टमेंट के लिए हमारे पास एक डोर ओपन हो जाएगा। तो ये लेक्चर बेस बनेगा अब से ऑनवर्ड्स तमाम लेक्चर्स के लिए। तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप लोग जो हैं एक नोटबुक और पेन अपने पास रखिएगा, ताकि चीज़ों को साथ साथ नोट डाउन करते जाएं। ऑलराइट, शुरू करते हैं। कंजम्पशन। कंजम्पशन कंजम्पशन कहते हैं खर्चे को। खर्चा यानी कि आपका एक्सपेंडिचर। खर्चा यानी कि एक्सपेंस। मगर क्या ये कंजम्पशन हाउस होल्ड की है या फर्म की है? तो ये हाउस होल्ड कंजम्पशन की बात होती है हमेशा। ये हम बात करते हैं हाउस होल्ड कंजम्पशन की, यानी कि घर को चलाने के लिए जो हम लोग खर्चा करते हैं। और ये भी याद रखिएगा कि हम लोग हमेशा टू सेक्टर इकोनॉमी की बात करेंगे। तो अगर हम लोग फर्म की बात करें और फर्म के खर्चे की बात करें, तो वो हमारे पास होगी इन द फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो खर्चा तो ये भी है, एक्सपेंस तो ये भी है, आउटफ्लो ऑफ कैश तो इसमें भी होता है, मगर ये फर्म्स करती हैं। और ये करती हैं इन परचेजिंग ऑफ न्यू एसेट्स। मगर ये खर्चा जो हाउस होल्ड करती है, दैट इज कंजम्पशन एज अ मीन, ताकि वो लोग अपनी नेसेसिटीज को पूरा कर सकें। सर, कंजम्पशन के साथ हम लोगों ने स्टडी करना है कंजम्पशन का फंक्शन। कंजम्पशन फंक्शन एक नॉर्मल इक्वेशन होती है हमारे पास, आप भी इससे बखूबी वाकिफ होंगे, कि हम लोग उस वक्त तक खर्चा नहीं कर सकते, उस वक्त तक एक्सपेंस आउट नहीं कर सकते जब तक हमारे पास जेब में पैसे ना हो। ये फैक्ट भी है। जेब में पैसे होंगे तो आप अपने पैसों को खर्च सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो पैसे खर्च से जाएंगे वो तो लग गए, वो तो कंज्यूम हो गए। जो बच जाएंगे हम उसको सेविंग्स के अंदर इस्तेमाल कर लेंगे। तो ये सेविंग्स हमारी क्या है? वो इनकम जो कंजम्पशन के बाद बच गई है, वो इनकम जो कि कंजम्पशन के बाद बच गई है, दैट इज कॉल्ड सेविंग। तो हमारे पास एक इक्वेशन आती है कि इनकम को हम लोग डोनेट करते हैं वाई से। इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग। अगर मेरी सैलरी 150,000 है, तो इसमें से 100,000 मैं खर्चता हूँ, एंड रिमेनिंग 50,000 गोज टू माई
सेविंग्स। तो हमेशा याद रखिएगा इस केस में लेफ्ट हैंड साइड विल बी ऑलवेज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यानी कि ये कभी पॉसिबल नहीं होगा कि इनकम बड़ी हो, कंजम्पशन भी हो रही हो, सेविंग भी हो रही हो और स्टिल कुछ पैसे बच जाएं। ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो या आपकी सैलरी आप खर्चते हैं या आपकी सैलरी आप सेव कर रहे होते हैं। तो एक बड़ी प्यारी सी हमारे पास बेसिक सी एक इक्वेशन आती है कि y इज इक्वल टू सी प्लस एस, यानी कि इनकम, मैं लिख देता हूँ, इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग। बड़ी क्यूट सी, प्यारी सी, स्वीट सी डेफिनेशन। हमें कंजम्पशन तो समझ आ गया। जो असल एरिया ऑफ इंटरेस्ट है हमारा, दैट इज कंजम्पशन फंक्शन। यानी कि हमने इस कंजम्पशन को मेजर आउट कैसे करना है, इस कंजम्पशन को निकालना कैसे है, इसके अंदर वेरिएबल्स कौन कौन से हैं। तो कंजम्पशन का जो फंक्शन है, इट इज C इज इक्वल टू एफ वाई। भाई मेरी कंजम्पशन किस पर डिपेंड करेगी? मेरी इनकम पे डिपेंड करेगी। मेरी कंजम्पशन किस पर डिपेंड कर रही है? इनकम पे डिपेंड कर रही है। जितनी ज़्यादा इनकम होगी उतना ज़्यादा मेरा खर्चा होगा, जितनी इनकम मेरी कम होगी उतना ही कम मैं एक्सपेंस आउट करूँगा, उतना ही कम मैं कंज्यूम करूँगा। तो कंजम्पशन क्या है? खर्चा। कंजम्पशन फंक्शन क्या है कि आप उस कंजम्पशन को मेजर आउट कैसे करते हो, कैलकुलेट कैसे करते हो। कैसे करोगे? थ्रू योर इनकम। आई होप यहाँ तक आपको बात समझ आ चुकी है, यहाँ तक हमें क्लियर हो गया। ओके, ये जो इनकम है इसका एक और नाम भी है, इसको हम कहते हैं डिस्पोजेबल इनकम। उसका असल नाम है दैट इज डिस्पोजेबल इनकम। सर अब ये डिस्पोजेबल इनकम क्या होता है? सर डिस्पोजेबल इनकम ऐसी इनकम है जिसको आप निकालते हो अपनी इनकम में से टैक्स माइनस करने के बाद। और ये टैक्स कौन सा होता है? इट इज डायरेक्ट टैक्स। तो जब आप पर्सनल इनकम में से टैक्स माइनस करते हो, टैक्स कौन सा? डायरेक्ट टैक्स। जब आप टैक्स पे कर लेते हो और जो उसके बाद पैसा बचता है, दैट इज कॉल्ड डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम। तभी अगर आपके दिमाग में शुरू में आया कि सर यहाँ कंजम्पशन होती है या सेविंग होती है और हम टैक्स भी तो पे करते हैं, तो वो टैक्स असल में हम पहले माइनस कर चुके होते हैं। तो नाउ DPI, डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम, शुड बी इक्वल टू C प्लस S। हमारे पास एक नई इक्वेशन आ गई है, डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम शुड बी P प्लस S। ये क्या है? जिसके अंदर से हम लोगों ने डायरेक्ट टैक्स को माइनस कर लिया। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट्स फंक्शन इन द मस्ट डिटेल। हम लोगों ने कहा था C इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ इनकम, जिसका प्रॉपर फॉर्मूला है C इज इक्वल टू C नॉट प्लस स्मॉल c और एक बड़े सारा y, जिसमें ये जो C नॉट है ये फिक्स्ड है और ये वेरिएबल है। ये फिक्स्ड है और ये वाली टर्म जो है ये वेरिएबल है। तो ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। C नॉट क्या है, Y क्या है, अब इसके ऊपर बात करते हैं। बेसिकली ये एक लीनियर इक्वेशन है।
आप लोगों ने देखी होंगी y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स या x इज इक्वल टू a प्लस बी वाई, ये आप लोगों ने क्यू में भी पढ़ी होंगी, लीनियर इक्वेशंस। तो उसी चीज़ को यूज़ करते हुए हमारे पास ये इक्वेशन आती है c इज इक्वल टू सी नॉट प्लस सी वाई। तो यहाँ तक हमें बात समझ आती है। इससे आगे चलते हैं। नेक्स्ट, अब हमने इसी इक्वेशन को ब्रेक डाउन करना है। c इज इक्वल टू, चलो इसको ऐसे कर लेते हैं। हमने कहा y इज इक्वल टू सी नॉट प्लस सी वाई, y इज इक्वल टू सी नॉट प्लस सी वाई। c इज इक्वल टू सी नॉट प्लस सी वाई। ये सी नॉट क्या है? इसको हम कहते हैं ऑटोनोमस कंजम्पशन। ये है आपकी ऑटोनोमस कंजम्पशन। सर यानी कि ऐसी कंजम्पशन जो पहली बात तो ये कि फिक्स होती है, और दूसरी बात ये कि ये उस वक़्त भी अराइज करती है जब आपकी जेब में पैसे नहीं होते। यानी कि ये हमेशा नज़र आएगी जब इनकम नहीं भी है, तब भी, ये तब भी आपको मिलेगी। इट्स जस्ट लाइक फिक्स कॉस्ट। क्वांटिटी प्रोड्यूस नहीं भी हुई ना तो वो कॉस्ट इनकर होती थी, फिक्स कॉस्ट। तो ऑटोनोमस कंजम्पशन क्या है कि सर अगर कोई इनकम नहीं है मेरे पास, आई हैव ज़ीरो इनकम, कुछ भी नहीं है मेरे पास, स्टिल मेरा पैसा इस्तेमाल होगा, मैं अपने पैसों को कंज्यूम कर रहा हूँगा। ये क्या है? इट इज़ ऑटोनोमस कंजम्पशन। इसकी एक बेहतरीन मिसाल में देखने को मिलती है कोविड के टाइम्स पे, जहाँ पे इनकम ज़ीरो हो गई थी, जेबों में पैसा नहीं था, बट स्टिल हम लोग एक्सपेंस कर रहे थे। और कहाँ से कर रहे थे? टेक्निकली ये हम लोग निकालते हैं फ्रॉम सेविंग्स। तो शुरू में जब इनकम ना हो, सिर्फ शुरू में जब इनकम ना हो, तो ये हम लोग ड्राइंग्स करते हैं फ्रॉम सेविंग्स, सेविंग में से निकाल लेते हैं। तब तक जब तक हमारे पास इनकम क्या है? शून्य, ज़ीरो, सिफर, नील, नल। दूसरा है हमारे पास ये स्मॉल सी और बड़े सारा वाई। सर दिस इज इंड्यूस्ड कंजम्पशन, दिस इज इंड्यूस्ड कंजम्पशन। यानी कि ये वेरिएबल टर्म है। ये जो आपको स्मॉल सी नजर आ रहा है ना, ये वेरिएबल फैक्टर है जो कि डिपेंड कर रहा है इस इनकम के ऊपर। आपको याद होगा जितनी इनकम बढ़ती है उतना खर्चा बढ़ता है, तो इनके दरमियान एक पॉजिटिव रिलेशन होता है। जितनी इनकम बढ़ती है उतना खर्चा बढ़ता है, तो ये रिलेशन क्या है? इट्स अ पॉजिटिव रिलेशन। तो ये वेरिएबल फैक्टर है जो कि इस सी पे डिपेंड कर रहा है, यानी कि इनकम के बढ़ने पे डिपेंड कर रहा है। और ऊपर जो ऑटोनोमस है ये क्या रहेगा? हमेशा ये फिक्स्ड फैक्टर है, ये फिक्स्ड फैक्टर है
और नीचे वाला हमारे पास वेरिएबल फैक्टर है, ये बढ़ेगा विद योर इनकम, और जब इनकम कम होगी गिर जाएगा। तो सबसे पहले आपने घबराना नहीं है। अभी तक हम लोगों ने क्या कवर किया, एक दफ़ा रिपीट कर लेते हैं। हम लोगों ने कहा कि जो इनकम है उसका एक और नाम है, क्या नाम है? डिस्पोजेबल इनकम। और ये डिस्पोजेबल इनकम बेसिकली कैसे आती है? जब आप पर्सनल इनकम में से डायरेक्ट टैक्स को माइनस कर लेते हो। और हम लोगों ने एक रिलेशन देखा है कि y इज इक्वल टू सी प्लस एस। ये जो डिस्पोजेबल इनकम है ये इक्वल होगी सी और एस के, यानी कि ये हमेशा बराबर आएंगे। और नेट रिज़ल्ट अगर मैं इसको मार्जिनल वे में कैलकुलेट करूंगा तो उसका नेट रिज़ल्ट हमेशा क्या आएगा? 1 आएगा। अगर मैं इसको मार्जिनल वे में कैलकुलेट करूंगा तो उसका आंसर क्या आएगा? हमेशा 1 आएगा। अभी हम इसको भी लॉजिकली प्रूव करते हैं। यहां तक होपफुली आपको बातें समझ आ रही हैं। चलें कुछ आपको माइक्रो की बातें याद करवाता हूं। हमारे पास माइक्रो इकोनॉमिक्स में गुड्स होती थी जो कि इनकम पे डिपेंड करती थी। आपको याद होना चाहिए, वी हैड नॉर्मल गुड्स। इनकम बढ़ेगी तो इस गुड की क्वांटिटी बढ़ जाती थी, यानी कि इस गुड की कंजम्पशन बढ़ जाती थी। फिर देखती है हमारे पास इंफीरियर गुड। अगर आपकी इनकम बढ़ी है तो उस प्रोडक्ट की क्वांटिटी गिर जाती थी। तो यहां पे हमारे पास होता था पॉजिटिव रिलेशन, और सर यहां पे होता था हमारे पास नेगेटिव रिलेशन। आई स्टिल होप, आई बिलीव कि आपको वो बातें याद है। तो यहां तक हमारी बेस तैयार हो चुकी है। किताब कहती है जस्ट लाइक हम लोगों ने पहले भी काफ़ी ज़्यादा अजम्पशंस ली हैं कि ये कांस्टेंट है वो कांस्टेंट है, यहाँ पे भी सिट्रस पैरिबस, हियर वी गो अगेन, सिट्रस पैरिबस। कुछ अजम्पशंस हम लोग लेने लगे हैं। वी आर टेकिंग सम अजम्पशंस फॉर इट। क्या? पहली अजम्पशन ये है कि इनकम में इंक्रीज नहीं हो रहा, नो इंक्रीज इन इनकम। इनकम में किसी भी तरह का कोई इंक्रीज नहीं है। दूसरा, नो चेंज इन फिस्कल पॉलिसी। गवर्नमेंट की फिस्कल पॉलिसी में कोई चेंज नहीं आया। ये फिस्कल पॉलिसी क्या है ये हम लोग आगे कवर करेंगे, इंशाअल्लाह डिटेल से बात करेंगे। बट अभी के लिए समझ लें कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज में कोई चेंज नहीं आ रहा। देयर इज इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। देयर इज इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। अमीर ज़्यादा अमीर नहीं है, गरीब ज़्यादा अमीर ज़्यादा अमीर नहीं है, गरीब ज़्यादा गरीब नहीं है। देन देयर इज नो चेंज इन प्राइसेस ऑफ गुड्स। प्राइसेस में भी कोई चेंज नहीं आ रहा। प्राइसेस ऑफ गुड्स आर रिमेनिंग कांस्टेंट, यानी कि नो इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन। किसी भी तरह से इन्फ्लेटेड अमाउंट्स हमें नज़र नहीं आ रही हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नो चेंज इन इंटरेस्ट रेट।
इंटरेस्ट रेट में भी कोई चेंज नहीं आया। अदरवाइज़ अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो फिर हम लोग पैसा खर्चने की बजाय बैंक्स में जमा करवा देंगे। तो वो कह रहा है इंटरेस्ट रेट इज़ एज इक्वल एज अदर, यानी कि कोई इंक्रीज डिक्रीज नहीं है, ना कम हुआ है ना ही बढ़ा है, बिल्कुल इक्वल पे खड़ा हुआ है। कमाएंगे तब भी वही फ़ायदा मिलेगा, रखवाएंगे तब भी वही फ़ायदा मिलेगा। तो दोनों के रिटर्न्स बराबर रखती हैं उसने, दोनों के रिटर्न्स उसने क्या कर दिए हैं, बराबर। तो ये अजम्पशंस हैं, दीज आर द सिट्रस पैरिबस जो हम लोग साथ लेके चलेंगे फॉर डिटर्मिनिंग कंजम्पशन। अभी हम लोग सिर्फ कंजम्पशन की बात कर रहे हैं। वंस कंजम्पशन इज क्लियर टू यू गाइस, सेविंग आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगी। तो ये भी कवर हो गया, ये भी कवर हो गया और ये भी कवर हो गया। अब आइए कुछ टेबुलर फॉर्म में बातें करते हैं आपसे, कुछ टेबल्स बनाते हैं। सबसे पहले लेते हैं हम लोग वाई। वाई बोले तो इनकम, वाई, वाई इज माई इनकम। तो y इज इक्वल टू सी प्लस एस, और c इज इक्वल टू दो तरह की, एक ऑटोनमस और एक इंड्यूस्ड। तो दोनों बनाएंगे तो यहाँ भी हमारे पास आ जाएगा c नॉट और cy। तो अगर मैं दोनों को जोड़ दूं, इट वुड बी माई c एंड y इज इक्वल टू c प्लस s। तो s बन जाएगा, s बन जाएगा। And then we'll be having savings। उसके बाद हमने इस C की APC निकालनी है और MPC निकालनी है, APC और MPC निकालनी हम लोगों ने, एवरेजेस और मार्जिनल। APC is average and M is marginal। ले जनाब, इसमें डाटा ऐड करते हैं। लेट्स ऐड अ हाइपोथेटिकल डाटा इनटू इट। मैं कहता हूँ कि इनकम मेरी 0 से स्टार्ट हुई है, फिर 100 रुपया हुई, फिर 200 हुई, फिर 300, 400 और नीचे करके 500। ये मेरी इनकम बढ़ रही है। हम लोगों ने कहा था कि C नॉट इज ऑटोनमस, यानी कि ये इनकम उस वक्त भी होगी जब इनकम 0 है। तो लेट से इसको 50 रख लेते हैं, इसको 50 कर लेते हैं। ये 50 हर हाल में इनकर होनी ही होनी है, चाहे मेरी इनकम जितनी मर्जी ही क्यों ना हो, ये होनी ही होनी है। एंड लेट्स से जो मेरी इंड्यूस्ड इनकम है वो शुरू होती है 0 और उसके बाद इसमें कॉन्टिन्यूस चेंज आएगा, 50 का, फिर 100 का, उसके बाद 150 का, फिर 200 एंड देन 250। अब दोनों को ऐड कर देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 50 प्लस 0 50, 100, 150, 200, 250 और 300। ये है मेरे पास टोटल कंजम्पशन। 0 इनकम पे 50 रुपये कंज्यूम हो रहे हैं, 100 इनकम पे 100 रुपया ही लग रहा है, 200 की इनकम है 150 रुपया लग रहा है। तो तीसरी जगह पे मुझे बताइए बाकी का 50 कहाँ पे जाएगा, बाकी का 50 कहाँ पे जाएगा? दैट वुड बी माई सेविंग। और सबसे पहले में क्या हुआ, इनकम 0 थी, खर्चा अलग कर रहा था, तो ये खर्चा मैंने कहाँ से लिया होगा? सेविंग से लिया होगा। नीचे नील है, क्यों नील है? बराबर हो गया, 100 ही कमाया था 100 ही लगा दिया, 300 कमा के 200 लगा दिए 100 बचा लिया, 400 कमा के 250 लगा दिया 150 कमा लिया, 500 कमा के 300 लगा दिया 200 बचा लिया।
200 मैंने यहाँ पे बचा लिया। आगे क्या है, APC। APC इज एवरेज, और एवरेज निकालते हैं C ओवर Y, एंड MPC इज चेंज इन C ओवर चेंज इन Y। तो C ओवर Y यानी कि दिस वन एंड दिस वन, तो जरा कीजिए मैथ। 50 डिवाइडेड बाय 0, वेल एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज 0, या इन्फिनिटी कर लें। 100 divided by 100, the answer comes out to be 1. 50 over 200, that is 0.75. Then 0.67. 150 over 400, it is 0.62. And then we have 0.60. ये हम लोगों ने क्या निकाल लिया है, APC। ओ सॉरी, ये जगह गलत इस्तेमाल हो गई, ये यहाँ पे आना चाहिए था। 0.75, 0.67, 0.60। कॉलम ज़रा जोश खिताबत में गलत चूज हो गया। नाउ MPC मार्जिनल चेंज इन C ओवर चेंज इन Y। C में चेंज क्या शुरू में हमें देखने को मिल रहा है? नहीं, तो ये नील हो जाएगा। उसके बाद चेंज कितना का आया? 50 का। फिर चेंज आया 50 का, फिर चेंज आया 50 का, फिर चेंज आया 50 का, फिर चेंज आया 50 का। 100 और 100, ये बराबर चेंजेस आ रहे हैं। यानी कि आप 50 ओवर 100 करना पड़ेगा, और हमेशा इसका आंसर क्या आएगा? 0.5, 0.5, 0.5, 0.5 और 0.5। तो ये हमारे पास एक टैबुलर अप्रोच बन चुकी है। ये क्या है? टैबुलर अप्रोच। अगर मैं आपसे कहूं कि इसी चीज को ग्राफिकल वे में लेके चलते हैं, तो आइए जरा बनाते हैं। अगेन लेट्स ड्रॉ अ फ्री हैंड कर्व। हम लोग लेंगे नीचे इनकम, और ऊपर हम लोग लेंगे C और S, C प्लस S। हमारे पास सबसे पहले क्या आ रहा है? C नॉट। C नॉट क्या है? ये एक 50 के लेवल पे सेम रहेगा, बराबर रहेगा। इनकम मेरी 100 हो जाए, इनकम मेरी 200 हो जाए, 300 हो जाए, 400 हो जाए, 500 हो जाए, इस पर कोई चेंज नहीं आने वाला। देन आई हैव CY, यानी कि वेरिएबल वाला। तो सर ये शुरू होगा पॉइंट ऑफ ओरिजिन से, यानी कि 0 पे क्या है? 0। उसके बाद 100 पे क्या है? 50। 200 पे क्या होगा? 100। 300 पे क्या होगा? 150। तो ये बेसिकली 45 डिग्री का एक स्ट्रेट लाइन निकलेगा। इसको दोबारा ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारे पास 45 डिग्री के ऊपर बेसिकली ऐसे बाहर आएगा। 45 डिग्री पे एक स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल स्ट्रेट 45 डिग्री पे सीधी लाइन, जिसका एंगल बनेगा 45 डिग्री। ये है मेरे पास CY, ये है C नॉट।
और अगर मुझे सी बनाना हो तो बिल्कुल इसी के पैरेलल, बिल्कुल इसी के पैरेलल एक और लाइन निकलेगी, ये बन जाएगी सी की, क्योंकि इसमें क्या है सी वाई जमा सी नॉट, इसमें क्या है सी वाई जमा सी नॉट। और अगर मुझे सेविंग्स निकालनी हो तो ये सेविंग मेरी नीचे की तरफ जाएगी और ये -50 बन जाएगा, और सेविंग्स मेरी, सेविंग की लाइन मेरी ऐसे निकलेगी जो कि नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव कर रही होगी। और ये जो गैप है, ये गैप और ये गैप, these two gaps should be equal, these two gaps should be equal। क्यों? ये देखिए 50-50, और ये जो डिफरेंस है 0 to 50 का, ये क्या है बेसिकली, दिस इज बिकॉज ऑफ सी नॉट, यानी कि ऑटोनमस कंजम्पशन, दिस इज बिकॉज ऑफ ऑटोनमस कंजम्पशन। इसी चीज़ को सामने रखते हुए हमारे पास केन्जियन भाई का एक लॉ आता है। केन्जियन भाई ने हमें एक लॉ दिया, उसको आसान कर देता हूँ। केन्जियन भाई ने ये कहा कि हमेशा जो कर्व बनेगा ना वो इनइलास्टिक बनेगा, यानी कि ग्रेटर देन 0 मगर लेस देन 1, ग्रेटर देन 0 लेस देन 1। केन्जियन भाई ने ये कहा कि जब जैसे तुम्हारी इनकम बढ़ेगी तो तुम्हारी कंजम्पशन भी बढ़ेगी और तुम्हारी सेविंग भी बढ़ेगी, मगर साथ ये भी कह दिया कि जितनी इनकम बढ़ी है उतने ही तेज़ी से कंजम्पशन नहीं बढ़ेगी। कंजम्पशन बढ़ेगी ज़रूर मगर कम, क्योंकि एट द एंड आपने पहले भी 2 रोटी खानी थी, अब भी 2 रोटी ही खानी है, तो कंजम्पशन बढ़ेगी मगर उस स्पीड से नहीं बढ़ेगी। जो डिफरेंस बच जाएगा दैट वुड बी योर सेविंग, दैट वुड बी योर सेविंग। और तीसरा उन्होंने कहा कि सेविंग बेसिकली क्या है, इट इज y माइनस सी। तो केन्जियन भाई के मुताबिक जो आपका MPC है, जो आपका MPC है, ये याद रखिएगा इट इज ग्रेटर देन 0 बट इट इज लेस देन 1। 0 से ज़्यादा है और 1 से कम है। तो ये था टेक्निकली द लेक्चर ऑन कंजम्पशन। दिस इज कंजम्पशन मॉडल। अगर मैं किताब से बात करूं तो चैप्टर 7 के बिल्कुल शुरू में पेज 192 के फर्स्ट पेज के ऊपर किताब जो बातें कर रही है वो ये सारी बातें कर रही है कि फंक्शन क्या होता है, फार्मूला क्या होता है, सी नॉट क्या है, सी वाई क्या है, एग्जाम्पल देके बता रही है और MPC के बारे में बात करती है। अच्छा, हमने P का लफ्ज़ बार बार तो यूज़ कर रहे हैं, इसको हम कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं P स्टैंड्स फॉर प्रोपेंसिटी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी, हिम्मत, ताकत, दिस इज प्रोपेंसिटी। तो ये चीज़ें 192, 193 एंड 194 के ऊपर एक्सप्लेन कर रखी हैं किताब ने। और आई बिलीव कि अगर आपको ये 3-4 स्लाइड समझ आ गई हैं इंक्लूडिंग दिस, तो ज़िंदगी आपके लिए आसान हो गई है। ये कर्व पेज 194 के ऊपर प्रॉपर वे में बना हुआ है, तो मैंने तो यहाँ पे बस फ्री हैंड ड्राइंग की है ताकि आपकी प्लेसमेंट्स मैं आपको बता सकूँ। सो दिस वाज द कंजम्पशन। अच्छा, अगर मेरी कंजम्पशन बढ़ेगी, अगर मेरी कंजम्पशन बढ़ेगी तो ये आउटवर्ड शिफ्ट होगा, ये आउटवर्ड शिफ्ट होगा, यानी कि ये ऐसे बढ़ेगा, ये ऐसे आउटवर्ड शिफ्ट होगा। ये जो मैंने बाद में ऑरेंज लाइन निकाली है ना, ये है इसका आउटवर्ड शिफ्ट होना। और ये क्यों होगा? क्योंकि जो फैक्टर्स हम लोगों ने पहले कांस्टेंट रखे हैं, अगर उसमें चेंज आ जाए और ये बढ़ जाए तो ये बाहर को मूव करेगा। डन। सो दिस इज केन्जियन लॉ ऑफ कंजम्पशन।
कहानी को यहाँ पर एंड करते हैं और इसके बाद नेक्स्ट हम लोगों ने बात करनी है सेविंग की, और सेविंग के अंदर इसको दोबारा से डिस्कस करेंगे और इसको बैलेंस आउट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।